एडवोकेट दिशांत फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। बेसिकली हमारी आईपीसी सीरीज का सेकंड लेक्चर है, तो लेट्स स्टार्ट। जो टॉपिक्स कवर करने हैं, फर्स्ट है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। उसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि कौन सी चीज ह्यूमन बीइंग को एज ए कंसीडर करी जाती है लॉ पॉइंट ऑफ व्यू में या नहीं करी जाती। जैसे कि आपका एनिमल है, क्या वो ह्यूमन बीइंग के अंडर आता है या नहीं आता, या आपका कोई कंपनी है, जो कंपनी एज ए ह्यूमन बीइंग कंसीडर करी जाती है या नहीं करी जाती, इसे हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है अ गिल्टी माइंड। तो इसे थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है कि मेंस रिया क्या होता है, क्या नहीं है, ये चीजें और इसके एक्सेप्शंस क्या है। एक्टस रियस मींस अ फिजिकल एक्ट। बेसिकली आपने जो एक्ट करा है, जैसे कोई किडनैप या कोई कोई काम करा है, वो क्या एक्ट आपका जो फिजिकली एक्ट होता है, उसे एक्टस रिया में पढ़ना है। इंजरी सेक्शन 44। सेक्शन 44 में हमें इंजरी के बारे में पढ़ना है कि क्या इंजरी का मतलब क्या होता है। इंजरी का मतलब अगर हम समझे तो हार्म मींस लॉस, तो इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। पनिशमेंट भी आपका क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। किसी ऑफेंस में अगर पनिशमेंट नहीं है तो वो क्राइम माना ही नहीं जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या है? ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल कैसे ह्यूमन बीइंग कंसीडर करा जाता है या नहीं करा जाता, तो आंसर है नो। एनिमल जो है वो एज ए प्रॉपर्टी कंसीडर करा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, उसका एक डॉग है, मैंने उसके डॉग को मार दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने उसके डॉग को मारा है, तो क्या मैंने एक आपका कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर करा है? नहीं, मैंने उसके डॉग को मारा, यानी कि मैंने उसकी प्रॉपर्टी डैमेज करी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ पर जो एनिमल्स है वो प्रॉपर्टी कंसीडर करे जाते हैं, ना कि आपका ह्यूमन बीइंग कंसीडर करे जाते हैं। फिर हमें पढ़ना है कि क्या कॉर्पोरेट कंपनी या कोई कंपनी हो गई, क्या वो एक ह्यूमन बीइंग के अंडर कंसीडर होता है? आंसर इज यस। कंपनियां जो है वो ह्यूमन बीइंग में कंसीडर करी जाती है। पहले हम सेक्शन 11 से समझेंगे कि आपका कंपनी जो है वो ह्यूमन बीइंग कंसीडर करी जाती है नहीं करी जाती। तो हमें पढ़ना है पर्सन की डेफिनेशन में क्या एनिमल आता है नहीं आता, तो आंसर इज नो। पर्सन के एज पर भी सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी की बात करें तो एनिमल इसमें कहीं भी डिफाइन नहीं है कि एज ए पर्सन एनिमल कंसीडर करा जाता है। तो सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है वो देखते हैं। पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी विच इंक्लूड्स कंपनी, यानी कि कंपनी कोई भी कंपनी होती है जो आपकी वो रजिस्टर्ड है नॉन रजिस्टर्ड है, ये भी कंपनी के अंदर आता है। एसोसिएशन कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवा रखा है एज पर दी रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो भी एसोसिएशन में आता है। बॉडी ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ पर्सन मींस जैसे कि आर्टिकल हमने 12 में पढ़ा था कि बॉडी ऑफ पर्सन होते हैं, जैसे कोई डिपार्टमेंट हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, तो वो बॉडी ऑफ पर्सन कंसीडर करा जाता है। मान लीजिए अगर आज मेरे को कोई ग्रीवेंसेस है आपका होम मिनिस्ट्री के साथ, तो क्या मैं उन्हें पार्टी बना सकता हूँ क्या केस में? क्या उन्हें एज ए एक्यूज हम बना सकते हैं? तो आंसर इज यस, हम उन्हें एज ए एक्यूज बना सकते हैं क्योंकि वो बॉडी ऑफ पर्सन है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और, अब ये इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है इधर वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, इससे डजंट मैटर। अगर वो कोई कंपनी है और ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो एक एज ए पर्सन कंसिडर करा जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी एनिमल वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ह्यूमन बीइंग में एज ए एनिमल कोई कंसिडर नहीं करा जाता। मैंने आपको बताया था कि जैसे एनिमल जो होता है वो एक आपका प्रॉपर्टी कंसिडर करा जाता है एज पर दी लीगल एंटिटीज के हिसाब से बात की जाए। अब डेफिनेशन पे चलते हैं ह्यूमन बीइंग में क्या है। ह्यूमन बीइंग मस्ट कमिट रॉन्गफुल एक्ट टू फुलफिल फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पहला एलिमेंट क्या है कि वो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? एक कंपनी भी हो सकती है। दैट मींस एनी नॉन लिविंग थिंग और एनिमल आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ ए पर्सन और ए ह्यूमन बीइंग। यानी कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है और आपका कोई एनिमल है तो वो आपका ह्यूमन बीइंग के अंदर कंसिडर नहीं करा जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं मेंसिया। मेंसिया का अगर एक वन वर्ड में बात करें, अ गिल्टी माइंड, यानी कि एक माइंड को एक ऑफेंस को, एक तो पहले ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा उसका ह्यूमन बीइंग का जो माइंड होना चाहिए वो मेंसिया होना चाहिए। मेंसिया मतलब एक गिल्टी माइंड होना चाहिए। अब गिल्टी माइंड में अगर हम थोड़ा सा इसे डिटेल में पढ़े तो हर ऑफेंस के लिए आपका मेंसिया जरूर लगता है, यानी कि एक गिल्टी माइंड होना जरूरी है और रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर करना है, तो मेरा एक मर्डर करने का है, तो मैं उसे मार दूंगा, तो ये मैं जो मार दूंगा, जो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा क्या है? रॉन्गफुल एक्ट करने का, यानी कि मेरा मेंसिया है। अब इसे अगर मेंसिया का कोई एक्सेप्शन होता है कि हर ऑफेंस के लिए मेंसिया जरूरी है, तो आंसर इज नो, हर ऑफेंस के लिए मेंसिया जरूरी नहीं है। जैसे कुछ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस होते हैं, ये टॉर्ट वाला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब इसी रिलेटेड मेंसिया के एक्सेप्शंस है। जैसे किडनैपिंग, किडनैपिंग में कहीं पर भी इंटेंशन नहीं देखी जाती। रेप, वहां पर इंटेंशन है या नहीं है डजंट मैटर, पर जैसे थेफ्ट की बात करी जाए उसमें डिसऑनेस्टी का इंटेंशन होना चाहिए, तो अभी वो क्राइम रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे थेफ्ट का एक एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने किसी के यहाँ चोरी करी और चोरी का मेरा इंटेंशन था कि डिसऑनेस्टी। अब डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? एक पर्सन का गेन हो और दूसरे पर्सन का लॉस हो।
तो ये डिसऑनेस्टी, डिसीव, हमारे जो धोखा देने वाला जो होता है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है। मान लीजिए मेरा धोखा देने का था ही नहीं, मैंने मान लीजिए जैसे एक केस हुआ था, उसमें क्या था कि एक पुलिस वाले, एक बंदा जाता है पुलिस स्टेशन में, तो उसकी कंप्लेंट नहीं लिख रहे होते, तो पुलिस वालों को मजा चखाने के लिए उनकी हथकड़ी उठा के ले जाता है। अब क्या किया यहाँ पर, ये थेफ्ट माना जाएगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि कहीं पर भी उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। तो यानी कि गिल्टी माइंड आपका सम केसेस में देखा जाता है, सम केसेस में नहीं देखा जाता। तो इसके आपको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेंस rea का एक पूरा टॉपिक होगा, उसमें मैं आपको मेंस rea पूरी तरीके से समझाऊंगा कि मेंस rea के क्या क्या है और क्या क्या डिग्री होती है मेंस rea की, वो इसमें पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हम इसमें पढ़ते हैं कि मेंस rea है क्या। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट rea, इसका मतलब है मैक्सिमम, इट मींस ओनली इंटेंशन मेक द एक्ट रॉन्गफुल है। यानी कि अगर एक इंटेंशन है रॉन्गफुल एक्ट करने का तभी वो क्राइम है। एनी रॉन्गफुल एक्ट कपल्स विद द रॉन्गफुल इंटेंशन, यानी कि रॉन्गफुल इंटेंशन मींस मेंस rea मेक्स एन एक्ट क्राइम, यानी कि अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है, हाँ रॉन्गफुल एक्ट अभी है एक्टस रियस, और यहाँ पर रॉन्गफुल इंटेंशन है मेंस rea मेक्स एन एक्ट क्राइम, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी क्राइम होने के लिए, क्राइम होने के लिए दो चीजें जरूरी है, मतलब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो है आपका एक वो मेंस rea होना चाहिए, यानी कि गिल्टी माइंड होना चाहिए, और दूसरा एक्टस rea, यानी कि फिजिकल एक्ट करना चाहिए। अभी मैं आपको ऑफेंसेस में जब समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन सा एक्ट है। जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट में मेंस rea क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या है, मेंस rea है, बट आपने चीज को मूव कर दिया तो वो आपका एक्टस rea, यानी कि फिजिकल एक्ट है, वो आपका एक्टस rea होता है। फिर इसकी एक और मैक्सिम है, देयर इज अ वन मोर मैक्सिम दैट इज एक्टस मी निवितो फैक्स नॉन means actus ich, which means that the act done by me against my will is not my act। अब ये वाली बात को समझेंगे कि अगर अगेंस्ट द विल कोई हमने एक्ट करा है, क्या वो आपका कंसिडर करा जाता है क्राइम के लिए? जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने गन पॉइंट पे रख के कहा कि जाके वहां पे चोरी करके आए, क्या मेरी कोई फैमिली के बंदे को पकड़ के उन्होंने कहा कि जा तू चोरी करके आ वरना तेरे माँ बाप को मार देंगे, तो क्या वो मेरा, और मैंने चोरी कर ली क्योंकि मेरे माँ बाप की जान को खतरा था, क्या वो जो मेरा एक्ट है, चोरी का जो मेरा एक्ट है, क्या वो मेंस rea आपका मेंस rea में आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो मेरे एक्ट के अगेंस्ट है, यानी कि मेरे वॉलंटरी एक्ट नहीं माना जाएगा, तो वो मेरा नहीं माना जाएगा कि वो मेंस rea है। हमारा एक्टस rea, एक्टस rea मतलब फिजिकल एक्ट जो आपने एक्ट करा है। जैसे मैंने आपको थेफ्ट में समझाया था कि थेफ्ट में अगर कोई चीज मूव होती है तभी वो आपका माना जाता है, एक्टस rea उसमें ये माना जाता है। यानी कि थेफ्ट के एग्जांपल से समझते हैं, थेफ्ट के एग्जांपल के हिसाब से अगर समझे तो मेंस rea, डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या है, मेंस rea। और अगर आपका मूव करना, यानी कि मान लीजिए पेन है, ये पेन को मैंने ऐसे मूव करा विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, ओनर के कंसेंट के बिना मैंने इस पेन को मूव कर दिया, तो इट मींस मैंने आपका ऑफ क्राइम कर दिया। अब क्या है, एक्टस rea भी मेंस rea की तरह हर ऑफेंस के लिए जरूरी है? आंसर इज यस। हर एक्ट हो, कोई भी एक्ट है, चाहे उसमें मेंस rea हो या ना हो, डजंट मैटर। कई ऑफेंस होते हैं जिसमें मेंस rea इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर एक्टस rea हर ऑफेंस में होता है, हर ऑफेंस में एक्टस rea होता है। जैसे कि आपका रेप की बात करें, रेप में एक्टस rea क्या होता है, पेनिट्रेट करना, वो भी कोई भी चीज हो सकती है पेनिट्रेट करना, और थेफ्ट में क्या होता है, मूव करना, तो ये सब है। अब एक बार इसे डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं क्या है। ह्यूमन बीइंग एंड इविल इंटेंशन शुड बी सम अप with some act to make a crime, when any human being is pursued to some bad intention to do it, यहाँ bad intention का मतलब है मेंस rea, to some act means actus rea, यानी कि physical act, it will be essential step to constitute the crime, actus rea as a physical result of a human conduct, यानी कि जो आपने क्या है, जैसे थेफ्ट के एग्जांपल से बात समझे, मूव करना क्या है, ये आपका फिजिकल एक्ट हुआ, ठीक है, मैंने डिसऑनेस्ट के इंटेंशन के साथ करा तो वो आपका मेंस rea है, और अगर मैंने ये चीज मूव करी है तभी आपका बनेगा। अगर मान लो वो चीज मूव ही नहीं हुई तो क्या वो एक्टस rea, क्या वो क्राइम बनेगा? आंसर इज नो, वो क्राइम नहीं बनेगा। जब तक मैं चीज को मूव नहीं कर लेता तब तक आपका एक्टस rea नहीं बनेगा, यानी कि वो क्राइम नहीं बनेगा। तो बेसिकली कमीशन और ओमिशन में ये फर्क हुआ। अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करें कि कमीशन का मतलब हो गया कि कमिटिंग द एक्ट, मतलब आपने वो एक्ट करना था और आपने वो किया, तो ये कमीशन हुआ। और ओमिशन का मतलब ये हुआ कि आपको वो एक्ट नहीं करना था पर आपने नेग्लिजेंटली आप उसे इग्नोर कर गए उस बात को और आपने वो नहीं किया। तो क्या हमारे आईपीसी में क्या कमीशन की सजा मिलती है? नहीं, कमीशन और ओमिशन दोनों की सजा मिलती है। आगे आते हैं इंजरी। अब इंजरी होना बहुत जरूरी है, एक ऑफेंस के लिए इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 44 क्या कहता है, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इंजरी है क्या। अगर इंजरी में देखें तो हार्म बहुत जरूरी है। हार्म का मतलब लॉस। एज पर द डेफिनेशन द इंजरी इज डिफाइंड एज एनी हार्म, हार्म मींस लॉस, हार्म का मतलब यहाँ पर लॉस। इलीगली यानी कि जिसके लिए कानून ने मना करो, यानी कि इम्पॉसिबल ना हो लॉ के तहत। कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, यानी कि किसी भी पर्सन को बॉडी हार्म हो, जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, ग्रीवियस हर्ट, ये सारी चीजें हो गई।
माइंड यानी कि उसके माइंड को आपने ब्रीच मतलब माइंड को आपने उसके इंजरी करी, यानी कि आपने उसके कोई माइंड को लॉस किया हो। और रेपुटेशन यानी कि डेफिमेशन, रेपुटेशन का तो एक अच्छा सा एग्जांपल है डेफिमेशन, ये कर। और प्रॉपर्टी यानी कि आपने उसकी प्रॉपर्टी को हार्म किया हो, यानी कि जैसे मिसचीफ, जैसे मैंने अभी एनिमल वाला एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मैंने किसी के कुत्ते को मार दिया, तो यहां पर क्या होगा, मैंने उसके कुत्ते को मार के उसकी प्रॉपर्टी डैमेज करी है बाय अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को हार्म करता है, यानी कि लॉस करता है, तो यहां पर इंजरी को का मतलब यही हुआ। पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट आपकी कई तरह की होती है, जैसे सिंपल इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आपका अगर बात करें जाए फाइन हो गया, फॉरफिट ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, ये पनिशमेंट के अंदर आता है। तो अगर एक ऑफेंस में अगर पनिशमेंट है, कोई भी पनिशमेंट है, तो ही वो ऑफेंस माना जाएगा। विदाउट पनिशमेंट देयर इज अ नो क्राइम, यानी कि अगर कोई पनिशमेंट नहीं है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। इफ देयर इज अ क्राइम देयर मस्ट बी अ पनिशमेंट, अगर कोई क्राइम है तो उसके लिए मस्ट है कि वो उसमें पनिशमेंट होगी। प्रोविजन टू प्रिवेंट द क्राइम आर मीनिंगलेस विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ द पनिशमेंट, यानी कि अगर वो उसे कोई ऑफेंस को अगर क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूट होना है तो उसके लिए पनिशमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे थेफ्ट की बात करिए, थेफ्ट में 3 साल की सजा और फाइन है, तो या तो आपको 3 साल की सजा मिलेगी या फाइन मिलेगी, या वो दोनों भी हो सकता है। तो ये इसका एक एग्जांपल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा।